हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है भारतीय संविधान के अंदर भाग 1 और अनुच्छेद ये है 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 टोटल कुल 22 भाग है। उसमें आज अपन जो प्रारंभ कर रहे हैं वो भाग 1 की पढ़ रहे हैं, क्योंकि टोटल जो 395 अनुच्छेद है उनको 22 भागों में डिवाइड किया गया है। तो अपन भागों के साथ में अनुच्छेदों को भी पढ़ते चलेंगे। तो भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो अपन समझेंगे कि इन अनुच्छेदों के अंदर क्या लिखा गया है। समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। और ये जो वीडियो है आपको दूसरे जो आपके ग्रुप हैं, एजुकेशन ग्रुप है, उनमें भी सेंड करना है ताकि इस वीडियो का लाभ उन लोगों को मिल सके। तो प्रारंभ करते हैं। आपके सामने जो ये पेज आया है, इसमें ये पेज आपसे क्या कहता है कि 1956 से पहले भारत 4 श्रेणियों में बटा हुआ था, जिसमें ए बी सी और डी, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं क ख ग घ, ठीक है। तो अब आपके सामने लिखा गया है कि क के या फिर ए के अंदर कौन कौन से प्रांत आते थे, ख के अंदर कौन से प्रांत आते थे, ग के अंदर कौन से केंद्र शासित प्रदेश आते थे और घ के अंदर द्वीप समूह थे। इस तरह से 1956 से पहले 4 श्रेणियों में भारत को बांटा गया था और कौन कौन से जो प्रदेश थे, जो प्रांत थे, वो कौन सी श्रेणी में थे, ये आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, इस पेज को ध्यान से देखना है। अब बात ये आती है कि 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1956 से पहले पूर्व की जो व्यवस्था थी, पूर्व की व्यवस्था क्या थी कि राज्यों को श्रेणियों में बांटा गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। इसको समाप्त करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। ये जो पोजीशन आपके सामने नज़र आ रही है, इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और क्या किया गया? केवल 2 कॉन्सेप्ट रखे गए, एक तो केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य। राज्य कितने बनाए गए? तो राज्य जो बनाए गए वो अपन बात पहले भी कर चुके हैं कि राज्य बनाए गए 14 और केंद्र शासित प्रदेश कितने बनाए गए? 6। अब अपन देखते हैं कि अनुच्छेद 1 अपने को क्या बोलता है। तो अनुच्छेद 1 जो है, इसमें है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में अपन बोले तो इंडिया डेट इज़ अ भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब क्या हुआ कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्य कैसे? कि भारत के राज्यों का तो आप विनाश कर सकते हो, मगर उसके संघ का विनाश नहीं कर सकते। इसका अर्थ अपने को यहाँ समझना है कि राज्यों का तो विनाश किया जा सकता है, परंतु उसकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु संघ में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्योंकि भारत एक संघ है, भारत के राज्यों को समझौते का परिणाम नहीं है, अतः संघ की इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। मतलब क्या हुआ कि भारत के जो राज्य भारत में शामिल हुए हैं वो किसी समझौते के तहत शामिल नहीं हुए। तो ऐसा नहीं हो सकता है जैसे अमेरिका में होता है कि वो समझौते के साथ शामिल हुए थे। तो अमेरिका के अंदर राज्य अलग है और देश अलग है, वहाँ पर दोहरी नागरिकता भी दी गई है। बट भारत में ऐसा नहीं है। भारत के जो राज्य हैं वो भारत की इकाइयाँ हैं। इन इकाइयों को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये भारत के अंदर शामिल है और हमेशा रहेगी। ये ऐसा नहीं कह सकती कि आज हम भारत से अलग देश की मांग करेंगे, ऐसा राज्यों को अधिकार नहीं है। इसका मतलब संपूर्ण भारत एक है, संप्रभु है और एकल नागरिकता का यहाँ प्रावधान किया गया है। इसीलिए इस लाइन को अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि विनाशी राज्य, वे राज्य तो विनाश कर देंगे बट संघ का विनाश नहीं होगा। ये है। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, मतलब भारत या इंडिया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 1 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 1 का पार्ट 1 मतलब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, जबकि अनुच्छेद 2 की अपन अनुच्छेद 1 के पार्ट 2 की बात करें, अनुच्छेद 1 के पार्ट 2 की बात करें तो उसमें लिखा गया है कि सभी राज्यों के नाम व भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं। ऐसा ही वर्णन अनुसूची 1 में वर्णित है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी जो राज्य हैं उन राज्यों का नाम किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 1 के पार्ट 2 के अंदर, ठीक है, और उनके भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन है। अनुच्छेद 1 के पार्ट 3 के अंदर भारत के राज्य में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। मतलब भारत में कौन कौन शामिल होगा, ऐसा अनुच्छेद 1 के भाग 3 में या पार्ट 3 के अंदर दिया गया। जैसे राज्यों के क्षेत्र शामिल होंगे, संघ राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए। मतलब भारत में कौन कौन राज्य बनेंगे, इसका वर्णन भी कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में ही है, मगर वो कौन सी लाइन के अंदर है, कौन से पार्ट के अंदर है? तो पार्ट 3 के अंदर है। तो अनुच्छेद 1 के 3 पार्ट हो गए। एक तो अपन ने देखा भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ, एक पार्ट ये है अनुच्छेद 1 का।
अनुच्छेद 1 का दूसरा पार्ट है कि सभी राज्यों के नाम इसमें हैं, और अनुच्छेद 1(3) का पार्ट क्या है कि भारत के राज्य निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। उसके बाद अपन देखते हैं कि अनुच्छेद 2 के अंदर क्या दिया गया है। अनुच्छेद 2 के अंदर ये दिया गया है कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश व स्थापन का अधिकार रखती है। मतलब संसद क्या करेगी, संसद विधि बनाएगी, कानून बनाएगी, और नए राज्यों के प्रवेश के लिए वो क्या करेगी, परमिशन देगी, क्योंकि वो अधिकार संसद को दिया गया है। संसद को अर्जित राज्य क्षेत्र से नए राज्य क्षेत्र स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। अर्जित राज्य क्षेत्र से अनुच्छेद 2 व 3 को आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन है। अनुच्छेद 2, केवल मेरी बातों पर आप ध्यान दें कि अनुच्छेद 2 के अंदर क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 2 में ये लिखा गया है कि संसद विधि बना सकती है, कानून बना सकती है। किससे संबंधित कानून बना सकती है, नए राज्यों के प्रवेश को लेकर। नए राज्यों को प्रवेश को लेकर कैसे, जैसे अपन एक बात करें, एक एग्जाम्पल लें, जैसे गोवा है। गोवा पहले अपने पास में नहीं था, इसे पुर्तगालियों से लिया गया। पुर्तगालियों से लेने के बाद में इसे 1900 अपन बात करें 61 के अंदर गोवा को संघ शासित क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया था। उसके बाद में गोवा को राज्य बनाया। तो गोवा अपने पास में पहले नहीं था, अपन ने क्या किया, गोवा को अर्जित किया। तो संसद अर्जित राज्य क्षेत्र से नए राज्य बना सकती है। अर्जित राज्य कैसे, जैसे गोवा अपना नहीं था, उसमें अपने क्या किया, अर्जित किया, और अर्जित करने के बाद में उसे क्या बना दिया, नया राज्य बना दिया। संसद को ये जो अधिकार देता है, ये पावर जो देता है, वो कौन सा आर्टिकल देता है, तो अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 संसद को विधि बनाने का अधिकार देता है कि अगर कोई राज्य उसने अर्जित किया है तो उसे राज्य का दर्जा दे। अनुच्छेद 3 को ध्यान से समझेंगे। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि नए राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। नए राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं, नामों परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। अब नए राज्य क्षेत्र जैसे बात करें, तो अगर अपन ने कोई मान लो नया राज्य बनाया, तो उस नए राज्य का नाम क्या होगा, उसकी सीमाएं क्या होगी, उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे। जैसे अपन ने कई राज्य देखे थे कि जैसे महाराष्ट्र से गुजरात को अलग किया, अपन ने नया राज्य बनाया। ऐसे कई तरह के राज्य बनाए, जैसे अपन ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया, बिहार से झारखंड अलग किया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया। तो नए राज्यों का गठन करना व उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना। जबकि अनुच्छेद 2 में क्या था, अर्जित राज्य, और अनुच्छेद 3 में क्या है कि भारत का क्षेत्र है, बट उसमें से अपन ने क्या किया, एक राज्य अलग बना दिया। संसद विधि बनाकर राज्यों से संबंधित निम्न कार्य कर सकती है। क्या कार्य कर सकती है, राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर सकती है। जैसे अपन ने बात करी थी कि अभी बिहार से जैसे झारखंड को अलग किया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों में मिलाकर, मतलब 2 राज्यों को मिलाकर एक भी कर सकती है, और एक राज्य को 2 भी कर सकती है। किसी राज्य के भाग को लेकर अन्य राज्य के साथ मिलाकर, मतलब उनकी सीमाओं का निर्धारण भी कौन करती है, संसद करती है। तो इसका मतलब पहले जो पूर्व गठित राज्य हैं, उन पूर्व गठित राज्य के भले नाम में परिवर्तन करना हो, सीमाओं में परिवर्तन करना हो, अगर और उसको 2 राज्य बनाना हो, या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना हो, ये सारे जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 3 के तहत किसको दिया गया है, भारतीय संसद को दिया गया है। अब भारतीय संसद जब किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करती है, संसद में परिवर्तन करती है, तो वो ये काम किस आधार पर कर सकती है, तो अपन ये देखते हैं कि वो ये सारा जो काम है वो राष्ट्रपति की सहमति से कर सकती है। मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको राज्यों से संबंधित अगर कोई भी विधेयक संसद में रखना है, तो इससे पूर्व आपको किसकी सहमति आवश्यक होगी, तो राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होगी, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी। राष्ट्रपति उस विधेयक से संबंधित राज्य की राय जानने के लिए भेज सकता है, उसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे आप मान लो कि राजस्थान की सीमाओं में कोई परिवर्तन करते हैं, ठीक है, अब आप राजस्थान की सीमाओं में अगर कोई परिवर्तन करते हैं, तो राजस्थान की विधानसभा को आप क्या करेंगे, वो विधेयक भेज देंगे। राजस्थान की विधानसभा अपने राज्य से संबंधित विधेयक में अगर कोई परिवर्तन करना चाहे, तो वो अपनी राय किसको दे सकती है, राष्ट्रपति को दे सकती है। परंतु राष्ट्रपति राजस्थान की विधानसभा की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, बस। और उसकी कोई समय सीमा भी निश्चित नहीं है कि आपको 10 दिनों के अंदर अपनी राय भेजनी है। अगर आप किसी भी राज्य में कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप उस राज्य की विधानसभा से अपनी राय ले सकते हैं। उसने जो राय दी है, उस राय के लिए कोई समय सीमा नहीं है, एक बात। सेकंड बात है, उसने जो राय दी है उसके लिए राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, एक ये केवल मात्र सलाह मशवरा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अपन ने 2 बातें समझी। ठीक है, 2 बातों में पहली बात ये है कि अगर संसद में कोई भी विधेयक रखा जाता है,
तो उससे पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति की। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं तो संबंधित राज्य की विधानसभा से भी आप अपनी राय ले सकते हैं। और जब आप अपनी राय ले सकते हैं संबंधित राज्य की विधानसभा से, तो उसने जो राय दी है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो बात आपको समझ में आई कि अपन अनुच्छेद 2 में क्या पढ़ा था? अर्जित राज्य। जबकि अनुच्छेद 3 में अपन ने क्या पढ़ा? किसी भी राज्य की नाम में परिवर्तन करना, सीमाओं में परिवर्तन करना। ये जो सारी बातें हैं ये कौन से हैं? अनुच्छेद 3 में। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 अपने को क्या कहता है? अनुच्छेद 4 जो है ये रहा भाई आपका अनुच्छेद 4। ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 व 3 में होने वाले जो परिवर्तन है वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। देखो भाई, होता क्या है कि भारत के अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान संशोधन का वर्णन है। अगर आप किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं, उसके राज्य के नाम में परिवर्तन करते हैं, अगर आप नया राज्य बनाते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं? संविधान संशोधन करते हैं। तो जब संविधान संशोधन करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको संविधान संशोधन 368 के तहत करना है। मगर अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 व 3 में जो आप परिवर्तन कर रहे हो, अनुच्छेद 2 में क्या परिवर्तन कर रहे हो? अर्जित राज्य से संबंधित। और अनुच्छेद 3 में क्या परिवर्तन कर रहे हो? किसी भी राज्य के नाम में, सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हो। तो इन दोनों आर्टिकल्स में जो परिवर्तन होंगे वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? मन में प्रश्न उठता है। इसीलिए नहीं माने जाएंगे क्योंकि अगर आप 2 व 3 में कोई भी परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए आपको साधारण बहुमत की आवश्यकता है, ठीक है। मगर अनुच्छेद 368 में साधारण बहुमत का वर्णन नहीं है। तो साधारण बहुमत का वर्णन किस में है? तो अनुच्छेद 4 के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 2 व 3 में जो परिवर्तन किए जाएंगे वो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के तहत न मानकर अनुच्छेद 4 के तहत माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे? क्योंकि अनुच्छेद 368 में साधारण बहुमत का वर्णन नहीं है। इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 4 के अंदर दिया गया है। यही बात जो कहता है वो अनुच्छेद 4 कहता है। आपको ये बात ध्यान से समझनी है। केवल इतने सी बात ध्यान रखनी है कि संविधान राज्यों से संबंधित जो संविधान संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के तहत न होकर कौन से आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 4 के तहत होता है, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा? अपन ने ये देखा कि अनुच्छेद 2 व 3, अनुच्छेद 4। अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने है बेरूबारी संघ मामला। हुआ क्या था? 1960 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि कोई राज्य क्षेत्र किसी दूसरे राष्ट्र को सौंपा जा सकता है। देखो, बेरूबारी क्या है पहले अपने को ये समझना है। बेरूबारी पश्चिम बंगाल में एक जगह है। अब इस जगह को लेकर देखो 1960 की बात कर रहे हैं, मतलब 1960 से पहले बांग्लादेश अस्तित्व में नहीं था। बांग्लादेश को 1960 में किस नाम से जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो भारत में एक पश्चिम बंगाल में एक जगह है बेरूबारी। इस बेरूबारी को क्या किया गया? इस बेरूबारी को 1960 के तहत ये जो मामला आया था, ये वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल में है। किसको दे दिया गया? पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? 1971 से बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक मामला ये आया था बेरूबारी संघ। ये कब का मामला है? 1960 का। 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत बेरूबारी संघ पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारतीय राज्य क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया। मतलब ये हुआ कि आप भारत का जो पूरा जो देश है उस देश का कोई पार्ट आप किसी दूसरे देश को भी दे सकते हैं, मगर किसके तहत? संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद अपन बात करते हैं 100वां संविधान संशोधन हुआ था 1 अगस्त 2015 को। इस 100वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू सीमा संबंधित था। मतलब क्या हुआ कि भारत व बांग्लादेश के बीच में भूमि जो थी उससे संबंधित सीमा संधि को लेकर ये 100वां संविधान संशोधन था। इसमें ये किया गया था कि भारत ने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए, जिसे अपने पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, और पूर्वी पाकिस्तान ने कुछ क्षेत्र किसको दिए? बांग्लादेश को दिए। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 100वां संविधान संशोधन किया गया। तो सीमा विवाद से संबंधित अब तक 2 संविधान संशोधन हुए हैं। एक तो हुआ है 9वां संविधान संशोधन और एक कौन सा हुआ है? 100वां संविधान संशोधन। तो अपनी जो पूरी बात थी अपन ने ये देखा कि अनुच्छेद 4 क्या कहता है। एक तो अपन ने ये देखा, ये रहा अपने पास में अनुच्छेद 4। उसके बाद अनुच्छेद 3 को अपन ने अच्छे से समझा। उसके बाद अपन ने अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 1। अब आपको क्या करना है
कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है। अपन उस समस्या को लेकर एक नया वीडियो लेंगे। तो ये जो पूरा टॉपिक था ये था अनुच्छेद 1 से 4 और ये कौन से भाग में है, तो भाग 1 के अंदर है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।